हेलो फ्रेंड्स, मैं संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अजय सर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आपके रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उन सब की व्याख्या मैं आपको संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत प्रभावी तरीके से दूंगा और आपको ये दिखाऊंगा कि आखिर है क्या रीजनिंग और रीजनिंग में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। ध्यान देने के साथ साथ आप ये चीज़ देखना है कि हमारा नेगेटिव क्या है और हम गलतियाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि रीजनिंग के जो चैप्टर हैं उस चैप्टरों में आपकी समस्याएं कहाँ कहाँ पैदा होती हैं और कहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यह सब देखते हुए जैसे ही आप कमियों को अपना पकड़ने लगेंगे तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेगी और आप जीवन में सफलता की ओर तेज़ी से बढ़ने लगेंगे और उस ऊंचाइयों तक आप पहुंच जाएंगे जहां तक कभी अपने विचार से आपने सोचा नहीं था। तो आते हैं, हम बात करते हैं कि आखिर रीजनिंग में है क्या और रीजनिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो रीजनिंग है ये एक तर्क शक्ति है जो आपके दिमाग पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि ज़्यादातर सिलेक्शन आपको रीजनिंग के अनुसार ही मिलता है और आप जीवन में कोई भी सफलता हासिल करते हैं तो उसमें रीजनिंग का काफ़ी योगदान रहता है। तो हम इसी तरह से बात करते हैं कि रीजनिंग में आप कैसे टूट जाते हैं और 25 के 25 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए कैसे आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आप कहते हैं कि कहीं टाइम नहीं था और कभी आप कहते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था। इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया और मैं इस पर गलती करके आया हूँ तो कैसे करके आया हूँ, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे और उस पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर आपने ध्यान दिया होता तो एग्ज़ाम के समय वो गलती नहीं होगी। लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि गलती इंसानों से होती है, भगवान से नहीं होती है। आप इस चैनल पर अगर लगातार बने रहते हैं तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आपको रीजनिंग में किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि बहुत से लड़के हैं जो कुछ चैप्टरों में मार खाते हैं या उनकी दिक्कतें आज भी बनी हुई हैं और उस पर सुधार नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा हम करते हैं कि आपको दिखाते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ होती है और कहाँ आपकी दिक्कतें बढ़ती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनिंग में जैसे हम चैप्टर की बात करते हैं तो हमारा चैप्टर आता है रक्त संबंध। रक्त संबंध क्या है? हमारे दैनिक जीवन में रक्त संबंध का काफ़ी महत्व है और इससे हमारे सारे रिश्तेदार और नातेदार जुड़े रहते हैं। फिर भी हम इसमें गलती करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम गलती करते हैं तो वो गलतियाँ हमारी कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, ये सब चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन पर हम गलती कर देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो सेकंड चैप्टर आता है आपका घड़ी, जो इतना पढ़ने के बाद, इतना घुमाने के बाद फिर भी आपकी समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। तो आखिर ये समस्याएं होती कहाँ पर है, इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप इस पर गलती करते हैं तो वो गलतियां हैं कहाँ और क्यों नहीं आपको पकड़ में आती है, इन सब चीज़ों पर कभी आप गौर नहीं करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो तीसरा चैप्टर आता है घन और घनाभ। इस चैप्टर में आप ज़्यादातर जितने भी आकृतियाँ होती हैं उन पर आप कभी विशेष ध्यान नहीं देते हैं और फिर भी एग्ज़ाम में गलतियाँ कराते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा डिपेंड होते हैं कि हम ट्रिक फार्मूले से ही हर क्वेश्चन को लगाएं। कभी किसी चीज़ को आप कॉन्सेप्ट के अनुसार नहीं लगाते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है।
इस चीज़ों को ध्यान में देखते हुए आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर ये घन घनाभ बना है तो पहले इसमें कॉन्सेप्ट रहा होगा, उसके बाद ट्रिक बनी होगी। तो सबसे पहले ये होता है कि मुझे ये जानना है कि ये घन घनाभ में कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसको बनाया गया है और कैसे इसके क्वेश्चन हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं। चौथी चीज़ हम बात करें तो चौथी चीज़ हमारी आती है पासा। इसको भी आप दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग करते हैं और लगातार आप लूडो को लेकर के खेलते भी हैं, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं करते हैं कि आखिर ये पासा है क्या। क्योंकि आप क्या करते हैं, इसके पासे की ये परिस्थिति है कि हमेशा घूमता रहता है और नाचता रहता है, इसी तरह आपको अपनी उंगली पर नचाता रहता है और आप इस पर गौर नहीं करते हैं, इसीलिए इसमें भी आप गलती कर जाते हैं। और वो गलतियां कहाँ पर होती है, अक्सर आपकी वो गलतियां प्रश्नवाचक चिन्ह पर होती है। और यह जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये आपको क्लियर नहीं बता सकता है कि यहाँ पर कौन सा अंक होगा या कौन सा प्रतीक होगा या कौन सा अक्षर होगा। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो अगले चैप्टर की, तो अगला चैप्टर आपका है कैलेंडर। और कैलेंडर क्या है, इसमें भी आप खूब पढ़ लेते हैं, हर चीज़ों की जानकारी आपको हो जाती है कि इसमें अधिवर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, साधारण वर्ष क्या है, इन सब की जानकारी आपको दे दी जाती है। फिर भी आपकी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। और अगर ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो ये समस्या उत्पन्न कहाँ से हो रही हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं जो हमारे सिलेक्शन से हमको दूर ले जा रही है। अगली बात करते हैं तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आगे हमें मिलेगा, इसके आगे आता है आयु आधारित समस्याएं। आयु आधारित समस्याएं ये भी हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा दैनिक जीवन है वो क्या है, कैसे है, हमारी आयु जो है वो हमारी आयु बढ़ रही है कि घट रही है, और जो भी आयु बढ़ रही है घट रही है वो वर्तमान के अनुसार बढ़ रही है कि भविष्य के अनुसार बढ़ रही है कि भूतकाल के अनुसार बढ़ रही है। इन चीज़ों पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं और ध्यान न देते हुए हम गलतियों का प्रतीक बनाते चलते हैं और इस तरह से हम सिलेक्शन लेने के बजाय सिलेक्शन से दूर चले जाते हैं और हमारे हाथों में सिर्फ असफलता ही लगती है। कभी भी हम सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं हम बढ़ सकते हैं? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हम अपनी कमियों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम ये सोचते हैं कि अरे इस क्वेश्चन को अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं करने से भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये बनता है कि जब आपका रिजल्ट आता है तो आप उसमें देखते हैं कि 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, तो ये कैसे रुक गया? तब आपको याद आता है कि हम यहाँ गलती किए थे, यहाँ गलती किए थे। फिर भी अगर आपने गलती की तो क्या उस गलती को आपने सुधारने का प्रयास किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप तो सोचते हैं कि हम सब पढ़े हुए हैं, हमको सब आता है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम के दौर में आप सामने खड़े होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमें कितने क्वेश्चन आता है। वहाँ पर ये हो जाता है कि हाँ, अब आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो और नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ खास चैप्टर हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ाते हैं, समस्याएं पैदा करते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। इस तरह से ये रीजनिंग के कुछ चैप्टर हैं जो कि मैं आपके सामने रखा हूँ। साथ ही साथ और भी चैप्टर हैं जिनकी व्याख्या अभी मैंने बिल्कुल नहीं की है। तो आप इसके लिए निसंदेह हो जाइए कि आपको क्या करना है। बस हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहेंगे तो ये जितने भी चैप्टर हैं, इन चैप्टरों में से कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको दिक्कत होगी। और मैं गारंटी लेता हूँ कि पढ़ने के बाद आपका हर एक चैप्टर चाहे जैसा भी होगा, आप चाहे जैसे क्वेश्चन लेके आओ, आपके हर क्वेश्चन का जवाब ये चैप्टर पढ़ने के बाद देगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने का तरीका और रटने का तरीका अलग होता है। कहते हैं कि जब किसी चीज़ को पढ़ा जाता है तो उसको समझा जाता है, और जब किसी चीज़ को रटा जाता है तो उसको भूलने के लिए याद किया जाता है। तो हमें यहाँ पर याद नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे करना क्या है, हर चीज़ों को कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ना है और कॉन्सेप्चुअल पढ़ने के बाद उस पर गौर करना है।
कि आखिर ये है क्या और इसमें हम क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने अंदर की कमियों को दूर करने के लिए पढ़ते हैं, ना कि हम अपने जितने भी प्लस पॉइंट हैं उनको बाहर निकालने के लिए करते हैं। ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं, बल्कि जितने भी हमारे अंदर के निगेटिव पॉइंट हैं उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और उसी निगेटिव पॉइंट को प्लस पॉइंट बनाने के लिए हम जीवन में पढ़ाई को बराबर स्तर से तैयार करते रहते हैं और यही सोचते हैं कि हमारा कम समय में सिलेक्शन हो जाए। कम समय में सिलेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप मेहनत करोगे, और मेहनत करने के साथ साथ आपको क्या करना है ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहली चीज़, जब भी आप अगर सिलेक्शन की तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन में आपको पहली चीज़ ये ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, पढ़ना है। दूसरी चीज़, अपने नेगेटिव पॉइंट को प्लस पॉइंट बनाना है। तीसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ों में आपको सीखने के लिए धैर्य रखना है। और लास्ट पॉइंट जो है आपका वो ये है कि आपको समय पर विशेष ध्यान देना होगा। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि ये 4 चीज़ों को अगर आप जीवन में ले करके चल सकते हैं तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। पहली चीज़ ये है कि जीवन में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। दूसरी चीज़ ये है कि अपने नेगेटिव पॉइंट को प्लस पॉइंट में बदलिए। और तीसरी चीज़ जो आपकी है वो ये है कि हर चीज़ों को आप सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, धैर्य रखना होगा। और धैर्य रखने के साथ साथ हम आपको ये भी कहेंगे कि चौथी चीज़ जो आपकी है वो समय पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर ये चारों चीज़ें आपके अंदर हैं तब तो आप सफलता को बड़े आसानी से हासिल कर सकते हैं। और अगर ये 4 चीज़ें आपसे नहीं जुड़ी हुई हैं तो जीवन में आप कितनी भी मेहनत कर लें या कितना भी रट लें या कितना भी सीख लें, आप कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में दें। दूसरी चीज़, हम अपने जितने भी हमारे नेगेटिव पॉइंट हैं उसको प्लस पॉइंट में परिवर्तित करें। तीसरी चीज़ ये है कि हमें क्या करना होगा, थोड़ा हर चीज़ सीखने के लिए धैर्य रखना होगा। और धैर्य के साथ साथ आपको ज़रूरी है कि आपके पास समय का विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप समय का विशेष ध्यान देंगे तभी आप किसी भी क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में कर पाएंगे। और जब आप किसी क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में कर लेंगे तब आपको लगेगा कि आपकी सफलता कहीं दूर नहीं है। और जीवन में आपको बढ़ने के लिए ये 20 से 25 सेकंड, अगर एक क्वेश्चन आप 20 से 25 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं तब जा कर के आपकी सिलेक्शन की स्थिति तैयार हो जाएगी। और तब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाएंगे कि हाँ, अब मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ और जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। इस तरह से मैं आपको रीजनिंग में हर एक चैप्टर की मैं बात करता हूँ, फिर चाहे वो आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला हो, चाहे रक्त संबंध हो, चाहे आपका घड़ी हो या घन घनाभ हो, चाहे पासा हो, चाहे सीरीज हो, कोई भी चैप्टर होगा, मैं हर चैप्टर की व्याख्या आपके सामने इस तरह से करूँगा कि आप किसी भी चैप्टर को एक बार अगर आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो शायद दोबारा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और ज़रूरत जब नहीं पड़ेगी तो आपको ज़्यादा यूट्यूब पर ध्यान नहीं देना होगा। कहते हैं कि पढ़ाई वहीं करनी चाहिए जहाँ आपको अच्छा लगे, या
ध्यान उसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके लिए बेटर हो, अच्छा हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या करना है और मुझे कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। इन सब चीज़ों के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके सामने ये 4 पॉइंट ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जीवन में ध्यान देनी होगी और इसको बरकरार रखना होगा। और बरकरार रखने के साथ साथ आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। इस तरह से अगर हम बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि रीजनिंग में जो पहला चैप्टर आता है वो आपका पहला चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग होता है। और ये कोडिंग डिकोडिंग पहला चैप्टर रीजनिंग का है। आखिर इस कोडिंग डिकोडिंग में है क्या? अब आप ये कहेंगे कि हम कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से जानते हैं और कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान चैप्टर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग एक आसान चैप्टर है, तो जब कोडिंग डिकोडिंग आसान चैप्टर है तब भी आप इसके क्वेश्चन को कैसे छोड़ के चले आते हैं? आखिर कहाँ गलती करके आते हैं? अक्सर कई लड़के ऐसे हैं जो इन पर भी गलतियाँ कर कर आते हैं। कितना भी आप पढ़ लेते हैं, बस बात ये आती है कि आप बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और ध्यान न देने के कारण आपकी जो सफलता होती है वो आपसे कुछ दूरी बना लेती है। तो जैसा कि हम बात करेंगे कि कोडिंग क्या है, तो हम बात करते हैं कि कोडिंग क्या है। तो अगर कोडिंग की कल्पना करें तो कोडिंग क्या है? किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में बदलना कोडिंग कहलाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि कोडिंग किसे कहा जाता है, तो कोडिंग किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में बदलना कोडिंग कहलाता है। जैसे राम, SBU। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर राम तो एक क्या है? एक अर्थपूर्ण शब्द है। तो राम यहाँ पर एक अर्थपूर्ण शब्द है, लेकिन SBU क्या है? ये एक अर्थहीन शब्द है। अब जब ये SBU एक अर्थहीन शब्द है तो ये अर्थहीन शब्द कैसे बने हैं और क्यों बने हैं? तो हम अगर यहाँ पर बात करेंगे तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे राम एक अर्थपूर्ण शब्द है, लेकिन SBU एक अर्थहीन शब्द है। अर्थपूर्ण शब्द वह शब्द होता है जिसका कोई ना कोई मतलब हो, और SBU वह शब्द होता है जिसका कोई भी मतलब ना हो। तो हम कह सकते हैं कि अर्थहीन शब्द वह शब्द होते हैं जिसके बारे में इंसान ना जानता हो या जिसका कोई मतलब ना हो, और अर्थपूर्ण शब्द वह शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ हो या मतलब हो, उसे हम कहेंगे अर्थपूर्ण शब्द। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कोडिंग क्या करता है, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में बदलता है, तो उसे हम कहते हैं कोडिंग। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें तो ये डिकोडिंग क्या है? तो डिकोडिंग किसे कहते हैं? तो अगर हम डिकोडिंग की बात करें तो किसी भी अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। जैसे SBU की बात अगर हम करें तो ये क्या है? एक अर्थहीन है। और अगर हम बात करें राम, तो ये क्या है? एक
अर्थपूर्ण है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोडिंग किसे कहेंगे, कोडिंग का सीधा मतलब है कि ये अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदलता है, और डिकोडिंग क्या है, ये क्या करता है, अर्थहीन को अर्थपूर्ण में बदलता है। तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि इसमें राम क्या है, एक अर्थपूर्ण है, और SBU एक अर्थहीन है। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर में हमने आपको रख के दिखाया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि SBU एक अर्थहीन है और राम जो है ये एक अर्थपूर्ण शब्द है। इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि कोडिंग किसे कहा जाता है और डिकोडिंग किसे कहा जाता है। अगर यहाँ पर भी नहीं क्लियर हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा और शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि ये कोडिंग और डिकोडिंग में अंतर क्या है और इसका उपयोग कैसे इस चैप्टर में किया जाता है। तो हम बात करते हैं कि कोडिंग क्या है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोडिंग जो है ये क्या करता है, अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदलता है। तो अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदलना क्या कहलाएगा, कोडिंग कहलाएगा। और अगर हम बात करें डिकोडिंग, तो डिकोडिंग का अर्थ होता है कि किसी भी अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। ये हमने आपको इसकी परिभाषा बताई थी। लेकिन अब अगर हम यहाँ शॉर्ट की बात करें तो जैसा हमने बताया कि कोडिंग अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदलता है, उसी तरह डिकोडिंग अर्थहीन को अर्थपूर्ण में बदलेगा। अब बात ये आती है कि इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कहा कोडिंग किसे कहा जाता है तो अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदलना। अब अर्थपूर्ण क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, हमने कहा राम, तो अब इस राम शब्द को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक अर्थपूर्ण है। और जब ये एक अर्थपूर्ण है तो अर्थपूर्ण को अब हम बदलने जा रहे हैं अर्थहीन में। अगर अब हम अर्थहीन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर R जिसका मान 18 होता है, इसका 1 होता है, इसका 13 होता है, और यहाँ पे S का मान 19 होता है, B की वैल्यू 2 और N की 14 होती है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अक्षरों के क्रम में एक एक बढ़ा है, और बढ़ने के साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि एक अर्थपूर्ण अर्थहीन में बदला गया है। और जब अर्थपूर्ण अर्थहीन में बदला गया है तो हमारा क्या कहलाएगा, कोडिंग कहलाएगा। और जब अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदला गया है तो ये हमारा कोडिंग कहलाएगा। तो इसी तरह अगर हम बात करें डिकोडिंग की तो ये अर्थहीन को अर्थपूर्ण में बदला है। जैसे अगर हम बात करें या सेम एग्जांपल ले लें कि SBN को लिखा गया है RAM, तो अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि एक एक माइनस हो रहा है, और जब एक एक माइनस हो रहा है तो ये क्या है, एक अर्थहीन है। और इसी अर्थहीन को किस में बदला गया है, एक अर्थपूर्ण शब्द में बदला गया है। जब अर्थहीन को अर्थपूर्ण शब्द में बदला जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, डिकोडिंग कहलाएगा। और जब ये डिकोडिंग कहा जाएगा तो डिकोडिंग की स्थिति क्या है कि अर्थहीन को अर्थपूर्ण में बदलेगी। और इसी तरह कोडिंग को क्या कहा जाएगा, अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदलना कोडिंग कहलाता है। तो यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत होती है तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए कोई भी चीज़ें अगर आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। इन दोनों की कल्पनाएं कर दी, दोनों के बारे में आपको जानकारी मिल गई, क्या है, इनका क्या महत्व है, और इस चैप्टर में आखिर ये कोडिंग डिकोडिंग है क्या। तो इनका बड़ा महत्व होता है इन कोडिंग डिकोडिंग का, क्योंकि इस चैप्टर की मेन खासियत ये है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। और इससे अभी जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो आपको भयभीत कर देंगे कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से आए और ये कैसे गलत है और ये कैसे सही है, कहाँ गलती हम करते हैं और क्यों करते हैं। ये सब चैप्टर के लास्ट में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखूँगा जिस पर आप ध्यान दोगे
तब आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में कोडिंग और डिकोडिंग का क्या महत्व है। और इसके साथ जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि ये क्या है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोडिंग किसे कहा जाता है, तो हम आप क्या कहेंगे कि किसी भी अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदलना कोडिंग कहलाता है, और किसी भी अर्थहीन को अर्थपूर्ण में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। तो अगर हम यहाँ दोनों का सेम एग्जाम्पल ले लें तो हम यही कह सकते हैं कि जैसा हमने राम लिखा है तो राम का हमने SBN लिखा है, और जब इसका SBN लिखा है तो आप यही कह सकते हैं कि एक अर्थपूर्ण अर्थहीन में बदला गया। तो जब अर्थपूर्ण अर्थहीन में बदला गया तो कहलाया कोडिंग, और जब एक अर्थहीन अर्थपूर्ण में बदला गया है तो यही कहलाया आपका डिकोडिंग। दोनों के लिए प्रोसेस सेम है, लेकिन गतिविधियां जो हैं वो अलग अलग तरीके से हैं, और इस पर आपको ध्यान देना होगा। और ध्यान देने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि हम जो क्वेश्चन लगा रहे हैं वो क्वेश्चन सही है, और सही है तो क्या 100% सही है। अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, आपके सामने कोई क्वेश्चन रख देता है और उसका 4 ऑप्शन रख देता है, और उस 4 ऑप्शन में आप देखते हैं तो आप यही कहते हैं कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन नहीं, वो ऑप्शन सही नहीं होता है। वो अगर ऑप्शन सही है तो आपका नंबर कैसे कटा, कैसे काट दिया गया उस क्वेश्चन को, इसका मतलब आपका ऑप्शन सही है, आपका ध्यान गलत था, आपने गलत ध्यान दिया, लेकिन आपको लग रहा था कि हाँ इस क्वेश्चन में आंसर सही है, जो कि ऐसा नहीं हुआ। तो हम इसी तरह से आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोडिंग किसे कहा जाता है और डिकोडिंग किसे कहा जाता है, दोनों में मैंने आपको अंतर बता दिया, और दोनों का यूज कैसे होता है ये मैंने आपको दिखा दिया। किसी भी अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदलेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, कोडिंग कहा जाएगा, और किसी भी अर्थहीन को अर्थपूर्ण में बदलेंगे तो डिकोडिंग कहा जाएगा। हिंदी में अगर बात करें तो कोडिंग को कहा जाता है कूटलेखन, और अगर डिकोडिंग की बात की जाए तो इसे हिंदी में कहा जाता है कूटवाचन। अब बात करते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या जानना जरूरी है और क्यों। तो जब आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको इसके टाइप पर ध्यान देना होगा। तो जैसे हम बात करेंगे तो पहला टाइप इसमें आता है अक्षर को अक्षर में बदलना। सेकंड आता है अक्षर को अंक में बदलना। तीसरा आता है अक्षर को प्रतीक में बदलना। फोर्थ आपका होगा शब्द को शब्द में बदलना। नेक्स्ट आपका आएगा अर्थपूर्ण वाक्य को अर्थहीन वाक्य में बदलना। इसके बाद आप लास्ट देखेंगे संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना। इस तरह से आप कोडिंग डिकोडिंग में पहली चीज़ पढ़ेंगे अक्षर को अक्षर में बदलना, और दूसरा आप पढ़ेंगे अक्षर को अंक में बदलना। तीसरा आप पढ़ेंगे अक्षर को प्रतीक में बदलना। चौथा आप पढ़ेंगे शब्द को शब्द में बदलना। पांचवा पढ़ेंगे आप अर्थपूर्ण वाक्य को अर्थहीन वाक्य में बदलना। और छठवां आप पढ़ेंगे संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना।
जो कि आप जानते हैं कि संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना ये अभी बीच में रीजनिंग में ऐड कर दिया गया है और इसको आपको जानना भी ज़रूरी है। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि ये 6 टाइप हैं जो कोडिंग डिकोडिंग को जोड़ते हैं और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन को बढ़ाने के अनुसार कुछ इस पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ कुछ आपके अक्षर को अंक में बदलने पर क्वेश्चन बनते हैं और संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने पर क्वेश्चन बनते हैं। इन सब क्वेश्चनों में कोई दिक्कतें नहीं होती। आपको दिक्कत कहाँ पर होती है? दिक्कत आपको अक्षर को अक्षर में बदलने में होती है, अक्षर को अंक में बदलने में होती है और संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने पर होती है। अब ये है कि आपको जैसा भी क्वेश्चन बताया जाता है तो आप जोड़ घटाव करके इसको आसान बना देते हैं और कहते हैं कि हमें आ गया और अब मुझे कोडिंग डिकोडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, इसमें जितने जोड़ घटाव वाले पढ़ते हो वो तो बहुत आराम से आप सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट बनता है वो चीज़ें आप नहीं जानते हो। और जब नहीं जानते हो और एग्जामिनर जस्ट उस तरीके के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में रख देता है तो आपकी समस्याएं और दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ने लगती हैं। और जब आपकी समस्याएं और बढ़ने लगती हैं तब आप कहते हो कि इतना पढ़ने के बावजूद भी हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो वो कमियां कहाँ हैं ये मैं आपको इस चैप्टर के अंत में दिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने जब रखूंगा तो आप देखिएगा कि वो क्वेश्चन क्या है, कैसे है और उसमें क्या ऐसा हल है, क्या ध्यान देने वाली चीज़ है जो हम नहीं समझ पाए और हमें दिक्कत हुई। तो इन सब वीडियो को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान देना है कि आपको इस संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बने रहना होगा। साथ ही साथ आप डेली आपको एक नई वीडियो देखने को मिलेगी और देखने के साथ साथ आप उस पर स्टडी भी करेंगे और स्टडी करने के साथ साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। और तब जाकर अगर आपको कोई दिक्कत होती है कि हाँ अभी मैं कहीं ना कहीं समस्याओं में जूझ रहा हूँ, तो वो समस्याएं कहाँ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूरी तरह से बता दीजिएगा। तो मैं आपके लिए उस कमेंट बॉक्स में दिए हुए क्वेश्चन की एक नई वीडियो बना के आप तक शेयर करवा दूंगा और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग की ये थोड़ा बहुत हल्की फुल्की झलकियाँ हमने आपके सामने रखी हैं, बाकी इसमें अभी हमने कुछ नहीं रखा है। अब इसके अंदर क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है खासियत इन टाइपों में और क्यों इनको रखा जाता है और क्यों इनको पढ़ा जाता है, तो इन सब की व्याख्या हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे आप इनके बारे में जानेंगे। और जब वहाँ पे आप इनके बारे में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर इनमें क्वेश्चन क्या है और क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। के सामने एक क्वेश्चन रखते हैं और क्वेश्चन को देखिए और समझिए। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे किसी सांकेतिक भाषा में राम को SBN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SBU को क्या लिखा जाएगा? BPC, TUN, RAT, TCV
या लास्ट ऑप्शन हम नन ऑफ दीज। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में राम को SBN लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SBU को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि इन 5 के 5 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका सही है। और इसी तरह हम आपके सामने कई प्रकार के क्वेश्चन रखते जाएंगे, जिनका जवाब हम वीडियो के लास्ट में देंगे जब आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा उसका आंसर आपको चैप्टर के अंत में दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग इसी तरह से संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आपके लिए आपका कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को या अपनी दिक्कतों को या अपने डाउट्स को भेज सकते हो। और इसी तरह घर बैठे रहिए और घर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद लीजिए और मेहनत करिए, ताकि कुछ समय बाद जब ये कोरोना वायरस की शिकायत ख़त्म हो जाएगी तो आपकी जो सफलता है वो आपके लिए कदम चूमे। ठीक है, जय भीम, जय भारत।